एंड गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द इंजीनियर्स अड्डा। सोडियर कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड स्टडी चल रही होगी। सो आज हम बात करने अपने नए टॉपिक की, जो आप जानते हैं कि नया टॉपिक क्या है हमारा। इसके पहले हमने आप अपने सॉलिड फाउंडेशन के बारे में पढ़ा है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम अभी फाउंडेशन के बारे में पढ़ रहे हैं और फाउंडेशन कितने प्रकार के होते हैं तो आप जनरली जान ही गए हैं कि दो प्रकार के होते हैं, एक सालो होता है और डीप होता है। तो सालों की बात हमने पहले लेक्चर में कर ली है और इसके बाद हम बात करने वाले हैं डीप फाउंडेशन अर्थात गहरी नींव के बारे में बात करनी है। प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और विथ पीडीएफ हम आपको सब चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे। और ज़्यादा ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हमारा टफ नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग में जो भी चीज़ें हैं ज़्यादा टफ नहीं है। ऐसा ये बात नहीं न्यूमेरिकली, लेकिन हाँ जो थ्योरी है, जो चीज़ों को समझना है, जो वर्ड्स मिलते हैं उनको आसानी से हम समझ लेते हैं। और क्योंकि वो डेली लाइफ में हमारे दिखते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, यही ज़्यादा खास चीज़ें हैं। अब जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं डीप फाउंडेशन के बारे में जानेंगे कि क्या होता है और वन बाय वन चीज़ों को समझेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए ताकि आपका ये सिलेबस भी आसानी से कंप्लीट हो सके। सो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और पढ़ते हैं डीप फाउंडेशन। सो गाइस आप देख सकते हैं हमारा क्या है डीप फाउंडेशन। जब नींव की गहराई, हमने शुरुआत में ही फाउंडेशन के दोनों प्रकार के बारे में बता दिया था और उसके बारे में ओवरव्यू कर दिया था, लेकिन अब फिर से इसके बारे में बताते हैं कि जब नींव की गहराई उसकी चौड़ाई से अधिक हो जाती है तो उसे डीप फाउंडेशन कहते हैं। यार कुछ नहीं है, जाहिर सी बात है। जब नींव की गहराई क्या होती है, नींव की गहराई जो डी होती है, तो डी मान लो, अगर गहराई डी है, यदि वो क्या हो जाए अधिक हो जाती है बी से, बी क्या मान लो, अगर चौड़ाई को मान लो, तो जब डी अधिक हो जाता है, डी इज मोर देन वेन बी क्या है, ब्रेथ हमारी चौड़ाई है, तो मान लीजिए चौड़ाई से अधिक हो जाता है तो हमारा क्या होता है, ये डीप फाउंडेशन कहलाता है। तो उसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए हम बात करते हैं आगे क्या है डीप फाउंडेशन कहलाता है। इस नींव का निर्माण जलग्रस्त स्थान, अधिक भार आने वाले स्थानों पर संरचनाओं व कम भार धारण करने वाली मृदा के लिए किया जाता है। गहरी नींव कहलाती है। तो गहरी नींव कहाँ प्रयोग की जाता है? जहाँ जलग्रस्त क्षेत्र हो, जहाँ मृदा की धारण क्षमता कम हो और जहाँ बहुत ज़्यादा लोड आ रहा हो, हैवी स्ट्रक्चर में, जहाँ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग या हाई राइज बिल्डिंग होती हैं, तो उसमें क्या होता है, गहरी नींव हमारी प्रयोग की जाती है। तो ये चीज़ें हो गई गहरी नींव के बारे में थोड़ा बहुत। मेनली ये तीन प्रकार की होती हैं, यहाँ लिखा है, मेंशन है। पायल फाउंडेशन, खूंटा नींव हिंदी में कहते हैं, हिंदी वाले ध्यान दें। वेल फाउंडेशन, कूपक नींव और कैजियन में खसके बक्सेदार नींव। कैजियन नींव माने बक्सेदार नींव। तो तीन नींव होती हैं मेनली हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं, पाइल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन एंड कैजुअल फाउंडेशन। तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। अगर नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो नोट्स पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम करते क्या है, अब अगर पाइल फाउंडेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत पाइल फाउंडेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि पाइल फाउंडेशन है क्या। ज़्यादा कुछ खास नहीं। पाइल फाउंडेशन क्या है, चूँकि इनका आकार खूंटे की तरह होता है इसलिए इसे खूंटा नींव भी कहते हैं। हिंदी वाले समझे, पाइल फाउंडेशन को खूंटा नींव क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका आकार आप देख सकते हैं यहाँ खूंटे के जैसे है। खूंटा जानते होंगे, अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो कोई नहीं, जानते नहीं तो जान लीजिए, ऐसा कुछ सामने से देखने पर दिखता है। तो इनका निर्माण कमजोर मृदा एवं अत्यधिक भार संरचनाओं में किया जाता है। ये लकड़ी प्रबलित कंक्रीट तथा इस्पात की हो सकती है। प्रबलित कंक्रीट में रेनफोर्समेंट कंक्रीट, जिसमें छड़ वगैरह डाली गई हो, ऊपर से रेनफोर्स्ड किया हो गया हो लकड़ी, रेनफोर्समेंट कंक्रीट, या कह सकते हैं इस्पात की हो सकती हैं, जो हमारी ये पाइल फाउंडेशन है। तो ये चीज़ें हो गई किससे बनी सकती हैं। ये मेनली दो प्रकार की होती हैं यार। क्या प्रकार क्या है, कार्य के अनुसार देखिए, उनके कार्य के अनुसार उसको बांटा गया है। पहली बात तो इसको जान लीजिए, क्या बांटा गया है, कार्य के अनुसार पे क्लासिफिकेशन ऑफ जो हमारा पाइल है, मतलब खूंटा नींव का जो वर्गीकरण है वो कार्य के अनुसार। तो कार्य के अनुसार क्या कह रहा है, आप देख सकते हैं। कार्य के अनुसार ये कहा गया है कि भार दो प्रकार की होती है, ए और बी। ए क्या है, भारवाही मतलब जो भार धारण करती हो। धारक पाइलें नहीं, इसके बारे में आपको ऐसा नहीं कि बस धारक पाइलें सुन लिए तो डिटेल में इसके जानना है, नहीं, अभी थोड़ा बहुत जान लीजिए कि भारवाही पाइलें होती हैं कुछ, उनका नाम भी कुछ ऐसा है। धारक पाइलें होती हैं, एक घर्षण पाइलें होती हैं और एक ढालू पाइलें होती हैं। तो ये हो गया आपका, तीनों पाइलें हो गई जो कि भारवाही होती हैं। और एक पाइले क्या, अभारवाही, जो भार अभारवाही होती हैं, जस्ट अपोजिट होती हैं। चादर पाइलें आती हैं अभारवाही में, संघनन पाइलें और निर्देशक पाइलें। निर्देशक मतलब पॉइंट करने के लिए जो पाइलें यूज होती हैं, जब लेआउटिंग करते हैं तो वहाँ पाइलें छोटी छोटी काटते हैं। तो वो सब हो गया, आपको ज़्यादा इनके बारे में नहीं, बस थोड़ा थोड़ा जान लेना है। हाँ, दो प्रकार के होते हैं, भारवाही अभारवाही, में तीन होते हैं। अब इसके बारे में हम जानने वाले हैं। अगर
प्रयोग किए गए निर्माण के आधार आधार पे, इसके पहले क्या था, कार्य के अनुसार था। अब प्रयोग किए गए निर्माण पदार्थ के आधार पे है, ठीक है। प्रयोग किए गए निर्माण पदार्थ के आधार पे है। क्या होता है, प्रकाष्ठ पाइलें, प्रकाष्ठ में टिम्बर जानते हैं या टिम्बर क्या है, एक प्रोडक्ट, अच्छी लकड़ी के बने पदार्थ जो होते हैं टिम्बर होते हैं, सॉरी टिम्बर एम रहेगा, टिम्बर क्या होता है, टिम्बर। फर्स्ट सेमेस्टर में टिम्बर, सीमेंट, ये सब 1 बाय 1 क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं क्लियर है तो कभी फिर इसके बारे में जानेंगे। लेकिन अभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, तो पहले पूरा निर्माण हो जाने दीजिए। क्लियर है, क्या है टिम्बर की पाइलें, जो टिम्बर है हमें कंक्रीट पाइल, या निर्माण के आधार पे आप सोच सकते हैं कि भाई कंक्रीट की पाइल हो सकती है हमारी, जो खूंटा नींव है, हमारी इस्पात की हो सकती है, हमारी संयुक्त पाइल हो सकती है, और हमारी बालू पाइलें और चादरी पाइलें हो सकती हैं। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है कि निर्माण पदार्थ, याद क्या रखना है, इसको समझ लेना है, समझने से हम हमेशा याद रहता है। इसके बाद बात करने वाले हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि हमारा वेल फाउंडेशन है। वेल फाउंडेशन क्या है, वेल फाउंडेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यदि वीडियो पे नए हैं तो बिना कहे यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और कमेंट वमेंट करो यार धड़ाधड़, जिससे हमें मालूम चले कि हाँ पढ़ाई हो रही है, माहौल बना है। इस नींव का निर्माण मुख्यतः जलीय संरचनाओं, बलुआ भूमि, जलीय क्षेत्र एवं अत्यधिक भारी संरचनाओं के लिए किया जाता है। इसको आप पढ़ सकते हैं। इस नींव का निर्माण मुख्यतः जलीय संरचनाओं का, देखिए कभी कभी क्या होता है कि स्क्रीन पे वो आपको नहीं शो हो रहा होता जब मैं बता रहा होता हूँ, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में वो पूरा चीज़ें आ नहीं पाती, तो मैं बोल रहा होता हूँ तो उसको सुनकर भी लिख लिया करिएगा गाइस। काफ़ी ज़्यादा समझदार लोग हैं। इस नींव का निर्माण मुख्यतः जलीय संरचनाओं के लिए किया जाता है। आप देख सकते हैं, जलीय संरचनाओं के लिए किया जाता है। क्या हुआ, जलीय संरचनाओं के लिए एवं अत्यधिक भारी संरचनाओं के लिए किया जाता है, चूँकि इसका निर्माण कुएं की भांति होता है। वेल फाउंडेशन जो आपका कुआं होता है ना, वही उसी प्रकार का होता है। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले आप इस चित्र को देख लीजिए, चित्र कैसा है कि यहाँ क्या गया है, थोड़ा बहुत इसमें क्या होता है, पहले कंक्रीट डाल देते हैं, इसको जाम कर देते हैं यहाँ से चारों तरफ से, फिर इसमें क्या करते हैं, फिर हमारा क्या करते हैं, इसमें इसमें लिखा गया है सब हमारा, ये क्या है, कंक्रीट डाल देते हैं, जाम कर देते हैं, फिर इसके बीच में क्या होता है, ब्लास्ट क्या हमारा बालू वगैरह डाल देते हैं, वेस्टर्न मटेरियल डाल देते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ फिल कर देते हैं। ओके, यहाँ क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। क्या फिल कर देते हैं, ये हमारा जो गिट्टी बालू होता है ये सब फिल कर देते हैं। फिर हम उसके कंक्रीट का एक कैप कंक्रीटिंग कर देते हैं। फिर उसके बाद एक कंक्रीट का कैप लगा देते हैं, जिससे चारों तरफ से ढक जाए और ये मजबूताई पकड़ लेते हैं। अब यहाँ से हमारा वेल फाउंडेशन ऊपर की ओर बढ़ता चला जाएगा जितना आगे जाना होगा। तो ये हो गया वेल फाउंडेशन के बारे में। थोड़ा बहुत नाम भी लिखा है, आप नाम पढ़ सकते हैं क्या क्या है, कटिंग एड्ज है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब हो गया आपका। अब क्या करते हैं, अब थोड़ा और जान लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में जानना है कि देखिए कर्व है, ये क्या है, कर्व है, यहाँ दिखाया गया है, ये जो है ना हमारा ये कर्व है, कर्व कर्व नहीं कर्व। क्लियर है। एंड अब हम कर्व के बारे में जान लेते हैं क्या होता है कर्व। देखिए थोड़ा इसमें दे दिया गया है, तो इसको भी समझ लेते हैं चलते फिरते। क्या है कर्व, बात की जा रही है हमारे कर्व की। तो ये क्या है भाई, इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि इसके बारे में दे दिए कर्व। इसके द्वारा मृदा का कटाव होता है। जाहिर सी बात, जब बेल फाउंडेशन बनेगा तो उसके द्वारा नीचे जाएगा, धंसेगा, तो अगर नोकीला नहीं रहेगा, ये देखिए आपको ऐसे दिख रहा होगा, ये थोड़ा नोकीला है, तो इसलिए ही है कि मृदा का कटाव हो सके। इसके द्वारा मृदा का कटाव होता है या दीवार 1.5 से 2 सेंटीमीटर बाहर निकलती है। ठीक है, ये जो दीवार है इसकी बात की जा रही है यार, इसकी ये जो निकला है ना नीचे की ओर, ये वही हमारा 2 सेंटीमीटर लगभग बाद में। स्टेनिंग क्या है, कुएं की दीवार स्टेनिंग कहलाती है। स्टेनिंग क्या है, कुएं की दीवार स्टेनिंग कहलाती है। ये ईंट प्रबलित ईंट कंक्रीट की बनी होती है, हमारे जो दीवार है स्टेनिंग है यार। ठीक है, स्टेनिंग ऐसे कहते हैं। नाम भी जान लीजिए, नाम भी पूछा जाता है। प्लगिंग क्या है, कर्ब के निचले भाग को मजबूत बनाने के लिए सीमेंट कंक्रीट डाल देते हैं, और बॉटम प्लगिंग कहते हैं इसे। हाँ जाहिर सी बात है, ये जो हमारा प्लगिंग होता है यहाँ, जो अभी बताया कंक्रीट कंक्रीट डाल देते हैं, तो वो प्लगिंग कहलाता है कि जाम रहे हमारा। क्लियर है। और प्लीज़ नोट्स वगैरह बनाते चलिए, पढ़ते चलिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम्स है भाई। अब हो गया कैप। कैप क्या होता है, आपको पहले बता दिया था कि कैप क्या है हमारा, कैप क्या है, कैप के बारे में बात की गई है। तो यही हमारा कैप है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ये हमारा कैप है, ये हमारा जो ऊपर सा है सबसे कैप है, ये ढके रहता है। बॉटम प्लगिंग सॉरी कैप हो गया, कुएं के ऊपरी सिरे कंक्रीट ढक्कन स्लैब आज से ढक देते हैं, जो स्लैब होता है। क्लियर है। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक अब पढ़ते हैं हम लेआउटिंग। लेआउटिंग क्या है,
लेआउटिंग कैसे होता है ये सब जानेंगे। निशानबंदी जिसे कहते हैं हिंदी में, प्योर भाषा में निशानबंदी किसे कहते हैं, निशानबंदी है क्या। लेआउट के बारे में पढ़ेंगे गाइज हम, लेआउट क्या होता है। ओके, तो ये रहा हमारा लेआउटिंग के बारे में क्या है। देख सकते हैं आप कि दिया गया है लेआउट आउट या सेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग फाउंडेशन, भवन नींव की निशानबंदी। भवन नींव की निशानबंदी हिंदी वाले के लिए, इंग्लिश वाले के लिए आउट सेटिंग ऑफ बिल्डिंग फाउंडेशन, ये सब चीज़ें। नक्शे में पर बनी दीवार, पढ़िएगा इसको, ज़्यादा कुछ नहीं। नक्शे पर बनी दीवार, नक्शे पर बनी दीवारों को उनकी स्थिति, लंबाई, चौड़ाई एवं भूमि को लंबाई चौड़ाई के अनुसार उनकी भूमि के पर उतारने की क्रिया निशानबंदी कहलाती है। इसे विन्यास जॉब लेआउट भी कहते हैं। नींव की निशानबंदी के बाद खुदाई का कार्य शुरू होता है। सबसे पहले निशानबंदी ही होती है। मान लीजिए हमें घर बनाना है, उसके पहले फाउंडेशन सबसे बनता है। और फाउंडेशन कहाँ बनाना है, अभी लेआउटिंग नहीं करे रहेंगे तो कहीं भी बना देंगे रेडमली, उससे नुकसान होता है। अभी नुकसान के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या नुकसान होते हैं। लेआउटिंग करना जरूरी है। ओके, क्या है निशानबंदी से निम्न फायदे हैं। निम्न फायदे क्या हैं कि पहला बात तो निम्न फायदा आप देख सकते हैं क्या है हमारा, निशानबंदी से क्या क्या बहुत फायदे हैं भाई। आप भी अगर सिविल इंजीनियर है तो घर बनवाइएगा तो लेआउटिंग वगैरह सब कराइएगा भाई, कराते हैं जनरली, नहीं तो इसे रैंडमली बना देते हैं बहुत लोग। निशानबंदी के निम्न फायदे हैं, फायदों को देख सकते हैं। निशानबंदी से श्रमिक नींव की खुदाई आसानी कर लेता है, जाहिर सी बात है। अब श्रमिक है, अब फाउंडेशन बनाना है, नींव बनाना है तो कहीं भी खोदना शुरू कर देगा, इधर तिरछा आड़ा तिरछा करना शुरू कर देगा। लेकिन निशानबंदी है तो निशानबंदी खोदेगा, और इससे क्या होगा आप आगे देख सकते हैं। निशानबंदी के लिए भूमि तल पर सीधा खींची गई रेखाएं उनके नींव की चिनाई में निर्देशक भूमि निभाते हैं। क्या लिखा है, निशानबंदी के लिए भूमि तल पर, क्या है, निशानबंदी के लिए भूमि तल पर सीधी खींची गई रेखाएं जो होती हैं एवं चिन्ह नींव की चिनाई में निर्देशक की भूमि, निर्देशक मतलब उसको पॉइंट करते हैं कि हाँ ये यहाँ है वो यहाँ है। भाई जाहिर सी बात, लेआउटिंग से हमें यही तो मालूम चलता है कि कौन सी चीज़ कहाँ, कौन सी दीवार कहाँ है, कहाँ हमारी चौड़ाई है, मोटाई कितनी है, ये हमारे लेआउटिंग से मालूम चलता है। क्लियर है। अगला टॉपिक क्या है, चूने की सहायता से भूमि पर निम्न रेखाएं डाली जा सकती हैं। हाँ जाए इस साइड से बात, चूने की सहायता से नींव पर निम्न रेखाएं डाली जा सकती हैं। क्या उन कौन सी रेखाएं, आप दीवार की मध्य रेखाएं, भाई दीवार की मध्य रेखाएं डाली जा सकती है। मान लीजिए आपका घर है, मान लीजिए दीवार की, ये जो हमारा मान लीजिए घर है, सॉरी मान लीजिए हमारा क्या है, घर है, देखिए ऐसे इसको मान लीजिए ये है, मान लीजिए ये घर। अभी देखिए अब पढ़ेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग ड्राइंग पढ़े होंगे तो आपको जानकारी होगी काफ़ी ज़्यादा। ओके, ऐसा मान लीजिए कुछ ये घर है। ओके, तो देखिए क्या होता है कि निशानबंदी के लिए प्लान है, ऊपर से देख रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं कि ऐसे हो गया घर। निशानबंदी के भूमि तल पर सीधी खींची गई रेखाएं एवं चिन्ह, देखिए क्या है, दीवार की मध्य की रेखाएं, दीवार की मध्य की रेखाएं खींचते हैं ना, ये दीवार की मध्य की रेखाएं। ओके, दीवार की मोटाई के बराबर समांतर रेखाएं, भाई दीवार इसकी मोटाई कुछ होगी ऐसे, तो ये समांतर रेखाएं हो गया, नहीं तो दिख रहा होगा आपको, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। चलिए 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 गाइस, पढ़ना है बहुत तेजी के साथ। हमें क्या करना है, दीवार की मोटाई के बराबर मध्य रेखाएं और कुर्सी तल पर स्थित दोनों समांतर रेखाएं, जहाँ कुर्सी तल पर भी स्थित जो हमारी समांतर रेखा होती है वो भी खींची जाती है। सब चीज़ें क्लियर हो गई। एक्सकवेशन इन नींव, फाउंडेशन, नींव की खुदाई, नींव की खुदाई में क्या है, चलिए पढ़ते हैं इसको। एक्सकवेशन ऑफ नींव की खुदाई। निशानबंदी के बाद नींव की खुदाई का काम शुरू होता है। पहले यही होता है, निशानबंदी ही हो गया हमारा निशानबंदी। देखिए 1 बाय 1 हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, हमें सब कुछ क्लियर होगा। अगर इसको पढ़ लो तो बिल्डिंग बनाना तो यार आसान हो जाएगा। अब आप खुद इंजीनियर, आपको मालूम होगा कौन सी चीज़ कितने की रहेगी, कितना क्या लगेगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद बहुत मज़ा आता है। पढ़ाई जरूर कीजिए आप इस चीज़ों की। सिविल इंजीनियरिंग बहुत अच्छी ब्रांच है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आप ही समझ सकते हैं कि पढ़ रहे हैं, इसके बारे में क्लियर हो रहा है वो सब कुछ। निशानबंदी के बाद नींव की खुदाई शुरू कर लेते हैं। नींव की खुदाई, नींव की गहराई से अधिक नहीं करनी चाहिए। क्या किए गए हैं, नींव की खुदाई नींव की गहराई से अधिक नहीं करनी चाहिए। हाँ, जितना बताया गया उतना ही करना, नहीं जबरदस्ती है। अधिक गहरा एवं अधिक चौड़ा ठीक नहीं होता, इसमें खुदाई का खर्च भी बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, मान लीजिए जो निर्देश दिया गया कि इतने के नींव बननी चाहिए, तो आप मार 2 मीटर और ज़्यादा खोद दी तो उसमें क्या है, घाटा ही है, अपना घाटा। तो ये सब चीज़ों को आपको समझना है, यही सब चीज़ें दी गई एक्सकवेशन में। चलिए अब देखते हैं रिवाटरिंग ऑफ फाउंडेशन ट्रेंच।
नींव खाइयों में जल मुक्त कराना। देखिए क्या होता है, जब घर और बनता रहता है, नींव क्या होता है, खुद गई, अब बरसात हो गई या किसी कारणवश हमारा पानी चला है उसमें, तो उसको उसके लिए क्या प्रबंध करते हैं, तो हम प्रबंध ही तो करते हैं, इंजीनियर हैं। तो चलिए देख लेते हैं। रिवर, नींव खाइयों से जल को मुक्त कराना, ये हमारा मेन उद्देश्य, जल को मुक्त कराना। क्या नलिका बना करके, भाई जाहिर सी बात है, नली बना देंगे, मतलब छोटी छोटी नालियाँ बना देंगे, चारों तरफ से गड्ढे खोद देंगे, जल पंप लगा देंगे, कूपबंदी कर देंगे हिमीकरण द्वारा। ये सब चीज़ें हमारी क्या होती है, जब फाउंडेशन में पानी भर जाता है तो उसको करते हैं। इसके बारे में डिटेल नहीं जानना, वैसे थोड़ा बहुत जान लो, नाम से ही क्लियर हो रहा होगा आई होप। अब गाइस हमारा अगला टॉपिक ये क्या है, अगला टॉपिक क्या है हमारा, दीवार आ गया, हमारा अगला टॉपिक दीवार आ गया है। तो दीवार के बारे में यार पढ़ते हैं, शायद ये नया चैप्टर है हमारा, दीवार के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है, कुछ नहीं है, आराम से पढ़ते हैं और ज़्यादा लेक्चर नहीं लगेगा यार, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, और आपके अच्छे नंबर भी आएंगे। तो एग्ज़ाम्स भी नज़दीक ही है इस समय। वाल, दीवार, वाल दीवार, दीवार भवन के महत्वपूर्ण अवयवों में से एक है। ये दीवार भवन के महत्वपूर्ण अवयवों से एक है। ये ईंट, पत्थर, प्रबलित कंक्रीट की बनी हो सकती है। भवन की सामर्थ्य काफ़ी हद तक दीवारों पर भी निर्भर करती है। दीवारों के मकानों को विभिन्न, आप इसको पढ़ सकते हैं, भिन्न भिन्न भागों, कमरों वाल अलग किया जाता है। जाहिर सी बात है दीवार एक मेन पार्ट है बिल्डिंग का। ये जाहिर सी बात है, दीवार नहीं रहेगी तो छत किसी टिका। आप कहोगे कि सर फाउंड जो पाइल होती है वो क्या कहते हैं, हमारा जो पिलर जो होते हैं कालम, उस पर टिकाएंगे, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। दीवार का भी होना जरूरी है, समझिए चीज़ों को। ओके, पूरा फ्रेम वर्क नहीं कर देंगे हम। तो दीवार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो दीवार के बारे में, उनकी अच्छाइयों के बारे में ही जानेंगे हम। तो ये हो गया, दीवार किससे बनी हो सकती है भाई, ईंट की बनी हो सकती है, प्रबलित कंक्रीट की बनी हो सकती है, हमारा आरसीसी जो है, और भी चीज़ों की बनी हो सकती है। क्या है पर्पस ऑफ वॉल, दीवार के उद्देश्य क्या है, दीवारों के उद्देश्य क्या है, क्यों बनाते हैं भाई, दीवार बिना काम नहीं हो जाएगा। तो इनको बता दीजिए कि क्यों बनाते हैं, अगर एग्जाम में पूछा गया तो बता दियो कि क्यों बनाते हैं दीवार। उद्देश्य पूछा है, उद्देश्य पूछा है हमारा, पहली बात तो क्या पूछा है, पर्पस ऑफ वॉल, दीवारों के उद्देश्य। छत, दीवार क्या होती है, दीवारें छतों को एक अस्थायी आधार प्रदान, पहला बात तो अस्थायी आधार, दीवारें जो होती है छतों के अस्थायी आधार प्रदान करती है। आधार मतलब उस पर टिके रहते हैं, दीवार, छत हमारा दीवार पे ही तो टिका रहता है। ओके, दीवारें भवन संरचना को मजबूताई बढ़ाती है। जाहिर सी बात है, अगर दीवार कमजोर बनाओगे तो स्लैब भी तो ढकिल जाएगा, पूरा बिल्डिंग गड़बड़ हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं भवन संरचना जो है हमारी दीवारों पर भी निर्भर करती है, उसकी मजबूताई यार। ओके, दीवार क्या है, दीवार छतों स्लैब के भार को स्थानांतरित नींव पर करता है। नींव पर डायरेक्ट नहीं दिखे, हाँ नींव पे करता है, इसके डायरेक्ट फिर नींव क्या करती है, सब सॉइल पे ट्रांसफर कर देती है। लोड का ऐसे ही ट्रांसफर होता रहता है। तो सिंपल है। अगर अगला टॉपिक क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ वाल, दीवारों का वर्गीकरण। वर्गीकरण के बारे में जानेंगे और उसके बारे में बहुत आसान से पढ़ेंगे, इसको पढ़ते रहिए, आपको समझ में सब आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ वाल, दीवारों का वर्गीकरण, दीवारों का वर्गीकरण, क्लियर है। तो स्थिति पहला क्या है, पहला क्या हमारा पहला क्या है, स्थिति के आधार पे क्या है, अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, लोकेशन के आधार पे कि क्या होता है। और दूसरा भार वहन के आधार पे, भार वहन क्षमता के प्रयोग किए गए पदार्थों के, तीन आधार पे बांटा गया है दीवारों को, हमारे जो दीवार होती हैं। पहला लोकेशन के आधार पे, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा बांटा गया है भार वहन क्षमता के आधार पे, तीसरा क्या है हमारा, प्रयोग किए गए पदार्थों के आधार पे, अकॉर्डिंग टू देयर मटेरियल यूज्ड। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम पढ़ते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, लोकेशन के आधार पे क्या है, कितनी वाल होती है। लोकेशन यार आप थोड़ा दिमाग लगाइए, लोकेशन मतलब स्थिति, तो उसमें तो आप समझ सकते हैं, इसको थोड़ा सोचिएगा, आपको याद रहेगा हमेशा। क्या होता है एक्सटीरियर वाल, अकॉर्डिंग ऐसे लिख दिया मैंने शॉर्टकट में टाइम बचाने के लिए। देयर लोकेशन क्या होता है, लोकेशन के आधार पे एक्सटीरियर वाल, एक्सटीरियर मतलब बाहरी दीवार, एक्सटीरियर इंटीरियर, एक्सटीरियर वाल, इन्हें बाहरी दीवार के हिस्सों में बनाया जाता है। ये दीवारें आंतरिक रूप से, ये दीवारें जो होती हैं बाहरी दीवारों की बनाया जाता है, इन्हें दीवार आंतरिक दीवारों से मोटा बनाया जाता है। भवन को वातावरणीय प्रभाव आदि से दीवारें बचाती हैं। इन पर प्लास्टर अच्छी क्वालिटी का बनाया जाता है। इसे क्या होता है, आप इसको पढ़ सकते हैं यार, हम आपको चीज़ों को बताते चल रहे हैं। इन पर प्लास्टर सीलन रोधी बनाया जाता है। ये अच्छे निर्माण पदार्थों से बनाए जाते हैं। इतना है कि एक्सटीरियर वाल जानते हैं, घर के बाहर वाली जो वाल होती है तो वो ज़्यादा मोटाई की होती है, आपको ये देखे होंगे। यदि आपके घर में नहीं है तो भाई गड़बड़ है, क्योंकि बाहर वाला जो होता है हमारा, वो उसकी चौड़ाई जो अंदर वाले के बराबर हो सकती है, उससे ज़्यादा होती है। ये रखा जाता है दीवारों की मोटाई।
तो एक्सटीरियर वॉल हो गया, ये हमारा बाहरी दीवारें होती हैं जो सबसे आउटर साइड में। एंड हमारा दूसरा क्या है, इंटीरियर वॉल। यहाँ है इंटीरियर वॉल, मतलब आंतरिक दीवारें हैं। आंतरिक दीवारें के बारे में पढ़ेंगे, क्या है इंटीरियर वॉल। आंतरिक दीवारें क्या है, भवन के अंदर स्थित आंतरिक दीवारें कहलाती हैं। भाई भवन के अंदर जो रहेंगी, जैसे बाथरूम हो गया, किचन हो गया, उनके बीच में पार्टीशन वाल होती है, मतलब बाथरूम लैट्रिन में किचन पार्टीशन वाल होती है, तो बीच में होती है। दो कमरे बने हैं, उनके बीच में एक पार्टीशन। देखिए मान लीजिए आपका कमरा है, मान लीजिए अभी बताए थे हम आपको, मान लीजिए आपका कमरा है, क्या है कमरा है। तो ये जो हमारी रहेंगी भाई, ये मान लीजिए 9-9 इंच की रहेंगी या 12-14 इंच की रहेंगी। लेकिन यहाँ जो कमरे को अलग करेगी पार्टीशन वाली, ये तो कम ही रहेगी ना, तो वो क्या हो गया हमारा पार्टीशन वाल हो गया। ठीक है, ये बाहरी साइड वाली हमारी एक्सटीरियर हो गई, और ये इंटीरियर हो गई, सॉरी पार्टीशन नहीं, इंटीरियर आंतरिक दीवार हो गई। तो आंतरिक दीवारें कहलाती हैं, ये पतली होती हैं, इनका साधारण निर्माण पदार्थों से बनाई जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं रिटेनिंग वाल, इम्पोर्टेंट है। रिटेनिंग वाल क्या है समझिएगा। रिटेनिंग वाल रिटेनिंग वाल क्या है कि इन दीवार का निर्माण उन जगहों पर किया जाता है जहां मृदा के खिसकने का डर रहता है। जाहिर सी बात है, जब कोई देखिए आप देखे होंगे हाईवे कंस्ट्रक्शन वगैरह, कहीं जब ब्रिज नहीं हाईवे वगैरह बन रहा होता है, एक्सप्रेस वगैरह, तो यदि बहुत ऊंचाई में बन रहा है कुछ कर रहा है, तो आसपास अगर मिट्टी डाली गई तो उसके बगल में रिटेनिंग वाल लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी का खिसकाव ना हो, मिट्टी खसके ना हो, मिट्टी को रिटेन करने के लिए, रोकने के लिए ये हमारा जो होता है रिटेनिंग वाल होता है। आपको चित्र में शो हो रहा होगा, ये जो हमारा है रिटेनिंग वाल है। क्या है? ये हमारा रिटेनिंग वाल है। अब क्या होता है ड्राफ्ट वाल, छोटी या नोटी या बौनी, ये कह सकते हो ड्राफ्ट वाल। ये दीवारें जमीन खेत घेराबंदी के लिए बनाई जाती हैं, इनके बाहरी तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ जानिएगा कि ये दीवारें भी होती हैं। आप चित्र में देख सकते हैं इसको, दैट्स सो ऑन फिगर। ये हो गया। अब क्यूटी वाल, खोखली दीवार क्या होती है, खोखली दीवार के बारे में जान लेती है। खोखली दीवार, क्यूटी वाल, ये जो हमारा है, इन दीवारों के दौरान 2 परतों का निर्माण किया जाता है। 5 सेंटीमीटर की जगह छोड़ी जाती है। क्यों छोड़ी जाती है, क्यूटी वाल क्यों बनाई जाती है? जाहिर सी बात है, ये देखिए एक दीवार ये है, एक दीवार ये है, इनके बीच में 5 सेंटीमीटर लगभग गैप छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि देखिए अगर गैप छूटा है तो मान लीजिए इधर से सीलन आ रही है, मान लीजिए आपका ये घर है, मान लीजिए इधर का घर बना है, लेकिन ये क्यूटी वाल बनी गई है। यहाँ एक दीवार है, फिर इधर एक दीवार है, तो मान लीजिए सीलन आ रही है, मान लीजिए लेटरल सीलन आ रही है इधर से मृदा के कारण, ये बेसमेंट में देखने को मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं सीलन आ रही है तो यहाँ तक जाएगी, गैप रहेगा ना, गैप में क्या होता है कोई चीज़ें रहेंगी नहीं तो सीलन वगैरह रुक जाएंगे, ठंड ध्वनि और सीलन को रोकने के लिए उसमें स्थापित नहीं होती है, इसीलिए क्यूटी वाल बनाई जाती है। देख सकते हैं इसको फ्रंट से देख रहे हैं आप, ऐसा समझिएगा। ऐसा समझ नहीं आएगा कि फिगर चित्र कैसे बना है, या तो आप इसको गूगल करके लिए गूगल सर्च इमेज पे जाइए, वहाँ से देख लीजिए, क्लियर है। तो वीडियो में मज़ा आ रहा है कि नहीं प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, इतना तो कर सकते हैं। पार्टीशन वाल के बारे में देख लेते हैं, इसके बारे में हम पार्टीशन वाल, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, ये भी काफ़ी ज़्यादा आपको लेंदी नहीं लगना चाहिए। देखिए आपको वीडियो, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में जो टॉपिक है ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार और पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। चलिए हम चलते हैं, बात करते हैं पर्दा दीवार भी करते हैं, विभाजक दीवार भी कहते हैं इसे हम। पर्दा दीवार, पर्दा है भाई। विभाजक दीवार को फर्श के ऊपर बड़े बड़े कमरों, क्या है विभाजक दीवारों को फर्श के ऊपर बड़े बड़े कमरों को छोटे छोटे कमरों अतिरिक्त बांटने के लिए काम किया जाता है, हल्की पतली होती हैं। तो ये आप समझ सकते हैं, पार्टीशन वाल को ही समझ सकते हैं। आप देखें यार, मान लीजिए आपका हाल है, बड़ा सा रूम है, 2-4 रूम है, तो उसमें पतले पतले रूम उसको बांटना है तो क्या करेंगे, बड़ा साल है तो पार्टीशन वाल करेंगे, विभाजक दीवार उनको जो विभाजित कर देगी। होती क्या है और आगे पढ़ लेते हैं तो जान जाएंगे इसके बारे में। ये मतलब हमारी प्रबलित कंक्रीट, प्लाई, लकड़ी, ईंट की बनी हो सकती हैं, ओके। ये अपने भार को ही वहन करती हैं और ये लोड वो नहीं बियर करती हैं। ना समझिए कि स्लैब को लोड, दीवार है तो स्लैब का लोड ट्रांसफ़र करेंगी फाउंडेशन पे, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टीशन वाल है, ये खुद ही हल्की बनाई जाती हैं और ये सिर्फ पार्टीशन का काम करती हैं, क्लियर है। पार्टीशन वाल भी निम्न प्रकार की होती हैं, इसको समझिएगा आप प्लीज़ करके। टाइप्स ऑफ पार्टीशन वाल, देखिए आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है, क्या है, कुछ नहीं है यार, एक बार समझिएगा, पढ़िएगा। पार्टीशन वाल क्या है,
पहले तो निम्न प्रकार की होती हैं: प्रबलित ईंट की विभाजक दीवार, कंक्रीट पट्टियों की विभाजक दीवार, लकड़ी की विभाजक दीवार, फाइबर बोर्ड की विभाजक दीवार, कांच की विभाजक दीवार। देखिए क्या है, कुछ नहीं है भाई, मटेरियल की आधार पे ये विभाजक दीवारें होती हैं हमारी। तो आप सोच सकते हैं किससे किससे ये बनाई जा सकती हैं, उसी के अनुसार लकड़ी की बनाई जा सकती है, प्लाइड की, स्टील की पतली पतली बनाई जा सकती है। पार्टीशन तो करना है हमें, अलग ही तो करना है उसे भाई। हमारा ईंट का भी बन सकता है। तो ये हो गया हमारा, ओके। अब हम और जान लेते हैं भाई क्या है आगे टॉपिक में। देखिए आपका जो चल रहा है सेशन, ये अकॉर्डिंग टू यूपीबीटी, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो उसके सिलेबस के अनुसार नोट्स है, पीडीएफ है। आपको कोई एक्स्ट्रा और कोई कम चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही हैं। इस चीज़ की आप फिक्र ना कीजिए कि जो हमारा टॉपिक है वो छूट नहीं जाए, ओके। आगे क्या, ब्रिक ब्रिक रेनफोर्स्ड या ब्रिक रेनफोर्स्ड ब्रिक पार्टीशन वाल, ये समझ सकते हैं। ये विभाजक दीवार का निर्माण स्ट्रेचर रद्दों के आधे की मोटाई के, स्ट्रेचर रद्दों की आधे की मोटाई के बड़े 3 मसाले के साथ दी जाता है। तो ये सुंदर दिखनी है, ऐसा आप पढ़ सकते हैं। प्लास्टिक में कटिंग कर दी जाती है। स्ट्रेचर क्या होता है, हेडर क्या होता है, स्ट्रेचर हेडर, ओके। ये है हमारा, मान लीजिए ईंट है, हम इसको सामने से देख रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेचर की क्या गया है, स्ट्रेचर रद्दों के आधे ईंट की मोटाई, आधे ईंट की मोटाई, इसकी जो मोटाई है उसके आधे से बनाई जाती है हमारी क्या, ब्रिक रेनफोर्स वाल। इसके बारे में इतना ही जानना काफ़ी है कि ऐसे बना चित्र दिखा दिए गए हैं, ये ऐसे कुछ दिखा भी दी गया है आपको। जो स्ट्रेचर है वो जो सामने से दिखता है, हेडर जो उसके बैक साइड से दिखता है, ये वाला। आई होप सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। टिम्बर वुडन पार्टीशन वाल, कुछ है नहीं यार इसमें, चीज़ों को समझिए, बस इतना ही मैं आपसे कहूँगा। लकड़ी की विभाजक दीवार क्या है, लकड़ी की विभाजक दीवार, तो ये हमारा टॉपिक। इस प्रकार की विभाजक दीवार का निर्माण करने के लिए पहले लकड़ियों का एक ढांचा बना लिया जाता है एवं एक क्षैतिज पट्टियाँ बना करके लगाकर तैयार कर ली जाता है, और इसमें अधिक मजबूताई के लिए बीच में ऊर्ध्वाधर डंडे और पटरे लगा दिए जाते हैं। फिर ढांचों में खाली जगहों में लकड़ी की सीट प्लाई बढ़ती जाती है। अब जो चित्र है आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, फ्रेम बना लेते हैं। फ्रेम बनाने के बाद कुछ ऐसे और फ्रेम लगा देते हैं, फ्रेम में कुछ और ऐसे डंडे और वर्टिकल कुछ कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा पार्टीशन वाल बन जाता है। उसमें जो जगह बची है इसमें प्लाई लगा देते हैं, प्लाई लगा देते हैं। तो ऐसे ही हमारा पार्टीशन वाल बन जाता है। पहले फ्रेम बनाते हैं, ढांचा बना लेते हैं, ओके। ये सब चीज़ें हो गई हैं आपकी। वाल का भी टॉपिक लगभग क्लियर हो रहा होगा, आई होप। देखते हैं कितने टॉपिक बचे हैं आपके वाल में। चलिए वाल को भी पूरा कंप्लीट, चलिए अब गाइस ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, तो आप इतना लकड़ी हमने क्या पार्टीशन वाल तक जान लिया है। अब वो लोड बेयरिंग के कैपेसिटी के अनुसार बाद में समझेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि इससे भी आपको सिविल इंजीनियरिंग से सिलेबस से ही नहीं और भी अदर नॉलेज मिलती रहेगी, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।